हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जाके आपको पता है मेरे दोस्त कि अभी चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 5 जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो आपके राजनीतिक शास्त्र का आखिरी चैप्टर है मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे भाई, सब कोई जुड़ जाइए, जितने भी भाई बहन मेरे जुड़े हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और यहाँ से अपना चैप्टर का सिलसिला जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से बारीकी से देखिएगा, इसको चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने बाबू मेरे आ चुका है, इसको देखने की कोशिश कीजिए और प्रयत्न कीजिए सर जी समझने की। और मैं एक बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भैया मेरे आप सबको जो है ना अच्छे तरीके से भैया मेरे आपको किताब जो है ना वो देखने हैं, किताब को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं भैया मेरे। भाई फिर से बता दूं सर जी, चैप्टर को बिना पढ़े ये सेशन आप मत देखिएगा। चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, सेशन उसके बाद से देखिएगा, या फिर देख करके जाके चैप्टर को एक बार जरूर से जरूर पढ़िएगा मेरे दोस्त, तब जाके अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपको समझ में चीज़ें जो है ना वो आ पाएंगी। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। करा कि पहला नंबर प्रश्न जो है ये लघु उत्तरीय मेरे दोस्त, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू मेरे, इसको देखते हैं। क्योंकि जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र बाबू मेरे छूट गया है, यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र बाबू मेरे इसमें छूटा है, तो लोकतंत्र आप जोड़ लीजिएगा। ओके, लोकतंत्र, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, वो कैसे। तो कह रहा है कि जनता के बीच के लोग ही, यानी लोकतंत्र में सर जी क्या होता है, जनता के बीच के लोग प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं, है ना। जो जनता के बीच के जो लोग होते हैं प्रतिनिधि बनने के लिए क्या करते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं। जनता जिन्हें चुनती है वे जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जनता द्वारा जनता का शासन होता है। ओके मेरे दोस्त, यानी इसमें सर जी अपना शासक जो है ना स्वयं चुनना होता है, सब कोई मिलकर अपना शासक जो है वो स्वयं चुनते हैं। किसमें सर जी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सर जी अपना शासक जो है ना वो स्वयं जनता जो है ना वो चुनती है। बात क्लियर। तो मामला कुछ ये हो जाता है, इसीलिए कहा गया है भाई मेरे कि लोकतंत्र जो होता है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा सर जी शासन होता है। ओके मेरे दोस्त, ये कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बाबू क्या कहता है, कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। भैया मेरे बिल्कुल होता है। केंद्र और राज्य सरकार जब आपस में ये टकराएंगे सर जी तो क्या होगा, उससे आतंकवाद से लड़ने की और जन कल्याणकारी योजनाओं को ठीक ढंग से सर जी क्रियान्वयन करने में सर जी क्या होगी, कठिनाई होगी। या फिर जितने भी जन कल्याणी जो क्या बोलते हैं ना, कह सकते हो आप योजनाएं हैं, या फिर कह सकते हो जितने भी सर जी योजनाएं जो वो चल रही है वो तो उसका क्रियान्वयन करने का मतलब वो अच्छे तरीके से ठीक ढंग से जो वो तो चल ही नहीं पाएंगी, कभी नहीं चल सकते सर जी। मान लीजिए कि केंद्र कुछ फंड वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड करता है सर राज्य सरकार को, या फिर कुछ ऐसी योजनाएं जो है ना वो राज्य सरकार को जो प्रोवाइड करता है। अगर इन दोनों में सर जी आपसी टकराव होगा, दोनों में मतभेद होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी, है ना। तो आम जनमानस को इसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये मामला कुछ बाबू मेरे इस प्रकार से होता है। ओके मेरे दोस्त, तो इसमें कोई कष्ट किसी भाई को नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करा भैया मेरे यहाँ पर परिवारवाद क्या है, परिवारवाद क्या है। तो भैया मेरे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हालांकि सब कुछ जानते हो इसको अच्छे तरीके से, बिल्कुल। जैसे देखिए करा कि किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद रिक्त स्थान पर उसके ही किसी परिजन को पदस्थापित कर दिया जाता है ना। या फिर उसे चुनाव में टिकट देने की स्थिति जो है ना वो परिवारवाद के नाम से जानी जाती है। जैसे मैं बताऊं बाबू, जैसे हमारे इलाके में कोई विधायक है, कोई सांसद है, उसका अगर निधन हो जाता है, अकारण निधन हो जाता है, किसी कारणवश हो जाता है अगर निधन, तो होता नहीं है भाई कि उसके घर वालों को ही टिकट दे दिया जाता है, या फिर उसके घर वालों को ही उसके पद पे पदस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार से होता है मेरे दोस्त। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, मामला कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। वो परिवारवाद ही तो है ना, वो परिवारवाद ही तो है मेरे दोस्त। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। आर्थिक अपराध क्या है, अर्थ स्पष्ट करें। भैया मेरे आर्थिक अपराध क्या होता है, ये सब कोई जानते हो, सब कोई अच्छे तरीके से भाई मेरे इसके बारे में सब कोई जानते हो। यह आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा अपराध होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ अपराध होता है, जिसमें विदेशों में पैसों की एक बड़ी मात्रा को रखना, न कहते सर स्विस बैंक में पैसा रखा गया है, काला धन है ना, वो अपराध ही है। और विदेशी मुद्रा को सर जी अवैध रूप से सर जी अपने देश में आगमन, वो भी सर जी क्या है, एक अपराध ही है, आर्थिक अपराध है। उसका सर जाली नोटों से जुड़े मामले, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब जो है ना आर्थिक अपराध के अंतर्गत बाबू मेरे ये सब आते हैं। धोखाधड़ी,
है ना। धोखाधड़ी सर जी बैंक के द्वारा धोखाधड़ी हो गया या फिर किसी और के द्वारा से धोखाधड़ी हुआ, जो ये पैसे से संबंधित हो या फिर आर्थिक रूप से हो मेरे दोस्त, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक अपराध की श्रेणी में उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आर्थिक अपराध जो है ना ये होता है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे करा कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, कह रहा है मेरे दोस्त, सूचना के अधिकार के तहत, सूचना का अधिकार सर जी जब हम लोग को मिला तो इसके तहत सर जी लोग जो है ना वो जानकार बन गए, लोगों के अंदर सर जी प्रश्न पूछने की सर जी क्षमता जागृत हुआ। अगर किसी से आप प्रश्न करते हो, पूछ दे कि क्यों प्रश्न आप हमसे कर रहे हो, तो आप क्या जवाब दोगे कि भाई हमें सूचना का अधिकार है ना। किसी से बोले तो सरकार से हमें सूचना का अधिकार है और उस कानून के तहत हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपसे किसी ये क्या बोलते हैं ना खास विषय पे हम आपसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये कानून हमें अधिकार देता है। ओके मेरे दोस्त, तो इस अधिकार के माध्यम से लोग क्या हो गए, जानकार बनते गए और भ्रष्टाचारियों के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर उन्हें नियंत्रित कर लोकतंत्र को समृद्ध बनाते हैं। जैसे भैया मेरे सूचना का अधिकार, भाई इन्होंने कितना का घपला किया, इन्होंने कितना घपला किया, इस योजना में कितने का घपला हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आप जान गए तो भाई आने वाले प्रतिनिधि को आप जिताओगे क्या, कहोगे भैया मेरे तू चल रास्ता निकल, चल यहाँ से कट ले, है ना। इस प्रकार से कुछ स्थिति उत्पन्न होगी। अब देखिए, अतः यह जनतंत्र का रखवाला है भैया मेरे, इसीलिए कह सकते हैं भाई कि सूचना का अधिकार जो है यह जनतंत्र का रखवाला है। चलिए मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा लघुतरीय की तरफ। लघुतरीय में देखते हैं मेरे दोस्त, हम लोग का सेशन जो है ना यहाँ से फिनिश हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ बाबू मेरे नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, क्या कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, भारत में किस तरह का लोकतंत्र। हालांकि ये प्रश्न हम लोग का नहीं है मेरे दोस्त, है ना, ये प्रश्न नहीं है। बस हम लोग को इतना पूछा कि भाई लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, है ना, बस इतना पूछा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। जैसे देखिए लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ ही होता है सही जनता का शासन। लोकतंत्र का ये अर्थ ही होता है लोगों का शासन, जनता का शासन। भैया मेरे किसका शासन, जनता का शासन, इसका अर्थ ही होता है। जैसे लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द जो है ना डेमोक्रेसी होता है जानते हो, जो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया, जिसका अर्थ बाबू हम लोग कह सकते हैं जनता और शासन। यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है मेरे दोस्त क्या होता है, जनता का शासन। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है भाई मेरे कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अब लोकतंत्र में स्वयं जनता जो है ना अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में भाग लेती है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सही शासन में भाग ले। मान लीजिए कि हम जिसको जिता रहे हैं सर जी वो जाएगा तो हमारे पक्ष में बात करेगा, सीधी सी बात है। तो हमने शासन में हिस्सा लिया ना, हमने शासन में हिस्सा लिया ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग शासन जो है ना वहाँ पर कर रहे हैं भैया मेरे, है ना, जनता जो है ना वो शासन कर रही है। तो लोकतंत्र में स्वयं जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा है ना शासन में भाग लेती है। लोकतंत्र की अनेक परिभाषाएं जो है ना बाबू मेरी दी गई है, जिसमें अब्राहम लिंकन की जो है ना परिभाषा जो है ना बहुत ही लोकप्रिय है, जिसमें उन्होंने कहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो है ना वो शासन है। ठीक है ना, ये किसके द्वारा दिया गया, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। बात क्लियर। तो यहाँ इसमें अगर किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बता दो, नहीं तो मेरे दोस्त इसको आप याद कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा चैप्टर को जरूर। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। लोकतंत्र को कैसे बाबू प्रभावित करती है गठबंधन की राजनीति, इसमें देखिएगा क्या गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं, है ना, आकांक्षाओं की बात होगी अभी, आकांक्षों हो गया है, आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर की गठबंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे भैया मेरे कोई भी राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन क्यों करता है, वो कुछ प्रस्ताव रखता है, अगर हमको ऐसा कीजिएगा सरकार बनने के बाद, हमको ये वाला पद दीजिएगा, हमारे सांसदों को इतना मंत्रिमंडल दीजिएगा, हमारे उसको इतना ये कीजिएगा, वो फलाना कीजिएगा, ढिमकाना कीजिएगा, तब हम आपके सामने साथ जो है ना गठबंधन करेंगे, है ना, नहीं तो नहीं करेंगे। या फिर इतना सीट दीजिएगा, वो दीजिएगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा जो है ना प्रस्ताव रखती है। तो उसमें क्या है भाई मेरे, वो अपने लाभ को ध्यान में रखते हैं, अपने हितों को ध्यान में रखते हैं मेरे भाई, रखते हैं नहीं रखते हैं। तो अपने लाभ को, अपने हितों को बाबू मेरे यहाँ पर जो है ना वो ध्यान में रखते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं भैया मेरे, वो गठबंधन की राजनीति जो है ना यहाँ पर करते हैं, यानी गठबंधन करते हैं। मामला कुछ इस प्रकार से है, अरे है कि नहीं है, बिल्कुल वही है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि मेरे राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए भी गठबंधन करते हैं, यानी उसके लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ जो है ना वो ढीली पड़ जाती है। अब गठबंधन है मेरे दोस्त, गठबंधन है
तो प्रशासन पे क्या होगा, सरकार की पकड़ ढीली होगी, है ना। अब नई लोकसभा में करोड़पति सांसद की संख्या अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सभी पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में भाई इजाफा हुआ है, जो क्या है मेरे दोस्त, जो एक लोकतंत्र के लिए सर चुनौती है। अब ये सर जी क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये क्यों डाला गया है, क्योंकि सर ये गठबंधन की देन है ना, ये गठबंधन भैया मेरे गठबंधन की देन है, ठीक है, बात क्लियर। और चाहें तो आप सर जी इसमें से इसको आप निकाल सकते हो, आप चाहें तो भैया मेरे इसमें से आप निकाल सकते हो, है ना। और सर जब यहाँ पर भैया मेरे इसमें से आप इसको निकाल देना, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भैया मेरे इसमें से बाबू इसको निकाल देना आप, ठीक है, इतना बस रखना आप। कहा कि गठबंधन में शामिल राजनीति अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए गठबंधन के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन की पकड़ सही सरकार पर क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, और जो है ना अच्छे तरीके से सरकार जो है वो नहीं चल पाती है। सीधी सी बात है, अच्छे तरीके से सरकार जो है वो नहीं चल पाती है, अपने दायित्व की पूर्ति बाबू मेरे वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है। इतना आप लोग लिख दोगे तो ये वाला काम जो है ना वो चल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा कि नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या क्या बाधाएं हैं, भैया मेरे भूल जाओ। नेपाल की संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के माधव कुमार को नेपाल का नया प्रधानमंत्री जो निर्वाचित किया गया था। उन्हें 24 राजनीतिक दलों में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था, और 240 साल पुराना राजशाही को यहाँ पर क्या किया गया था, खत्म कर दिया गया था, है ना। राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ना वहाँ पर स्थापित जो है वो की गई थी। और ये सर जी नई नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लोकतंत्र को और मजबूत करना जो है ना वो सबसे बड़ी ये आवश्यकता है सर जी सबके लिए, ठीक है। तो भैया मेरे इसको यहाँ से हटा देना आप, इसकी ज़रूरत नहीं है भैया मेरे, बस यहाँ पर ये चीज़ रखना, ठीक ना, बस ये चीज़ है भैया मेरे। तो नेपाल में किस प्रकार के की शासन व्यवस्था है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे लिख देना लोकतंत्र, है ना, यहाँ पे लिखना बाबू लोकतंत्र, ठीक है। इसके लिए लोकतंत्र लिखना, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए सर यहाँ से शुरू कर देना, यहाँ तक लेके आना, ठीक ना। तो नेपाल में सर जी लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन व्यवस्था है, और लोकतंत्र की स्थापना के लिए सर जी यहाँ से आप शुरू करना, यहाँ तक आप लिख देना, बस मामला अपना फिनिश यहाँ से हो जाता है। चलिए मैडम इसको देखिए। अब अगर है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, मामला कुछ ये, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है भैया मेरे कैसे, तो आप बताओ कैसे, तो मैं बताता हूँ, सुनिए। कहा कि आतंकवाद देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। इससे अलगाववाद व नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इन गतिविधियों से आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और लोगों की शांति भंग हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, या फिर कह सकते हो सर कुछ राजनीतिक दल जो होती है वो इसका सहारा लेती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, और उसके बलबूते जो है ना वो चुनाव जो है ना वो ये क्या बोलते हैं ना वोट लेती है, ठीक है। तो कई जगह ऐसा होता है। तो इस प्रकार भी सर जी क्या है, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। या फिर जो आतंक ये क्या बोलते हैं ना जो क्रिमिनल टाइप के लोग कह सकते हो यार, जिनकी छवि सर जी अच्छी नहीं है, वैसे लोग भी सर जी चुनाव में खड़े होते हैं और जीतते भी हैं। तो इस प्रकार से सर ये सब लोग जो है ना ये लोकतंत्र में सर जी एक चुनौती के रूप में सर जी ये खड़े हैं, और लोकतंत्र को अच्छे तरीके से जो है ना वो चलने नहीं देते हैं। जैसे आज की स्थिति देखिए, आप समझ सकते हो देश की स्थिति अभी क्या है। कहा गया है, देख मेरे इस देश की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो चलिए मेरे दोस्त, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे फिनिश करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने शाम वाले बैच में, तब तक के लिए बाय मेरे भाई।